आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं आज की क्लास में। मैं कुलदीप बिरवार, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कक्षा 11 से 12 का सफर। पार्ट 1 में हमने कुछ यूनिट्स की हमने चर्चा कर ली थी जो हम सीख कर आए थे, और वर्तमान कक्षा में हम क्या सीखने वाले हैं, मतलब जो पिछली हमने प्रीवियस नॉलेज जो हमने ले ली है और करंट नॉलेज के साथ में उसको किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो पिछली वीडियो में बताया था कि इस सफर को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो पहला सफर पार्ट 1 के रूप में और आज पार्ट नंबर 2 के रूप में मैं लेके आया हूं। पिछले पार्ट 1 में हमने ये समझ लिया था कि 11वीं कक्षा ने हमें बिजनेस माइंड बनाने में मदद की, एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार किया हमारे लिए बिजनेस स्टडीज ने, और थियोरटिकल काफी सारी चीजें हमें सिखा गया। वहीं 12वीं कक्षा की अगर हम बात करें तो बिजनेस को कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे ग्रो करता है हमारा बिजनेस, उसके ऊपर समझने की बातें रहेंगी। कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि प्रैक्टिकली हम किस प्रकार से उन सारी चीजों को कैसे परफॉर्म करना सीखेंगे जो हमने 11वीं कक्षा में व्यवसाय अध्ययन के अंदर सीखे। कैसे बिजनेस को रन करेंगे, मिनिमम कॉस्ट कैसे लेके आएंगे, इत्यादि ये सारी चीजें हम 12वीं कक्षा में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फ्लैशबैक एंड फीचर्स, कक्षा 11 से कक्षा 12 का सफर, पार्ट 2। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम क्या सीख के आए हैं। पार्ट नंबर 1 में कुछ यूनिट हमने वहां पर रिवाइज कर ली थी। इस पार्ट में भी हम बाकी बची हुई यूनिट्स को रिवाइज कर लेंगे, और साथ ही साथ वर्तमान कक्षा में हम क्या सीखेंगे और पिछली कक्षा में सीखा हुआ वर्तमान कक्षा में कैसे काम आएगा, इन्हीं तीनों बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा। पहली 6 यूनिट हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी। 7वीं यूनिट से शुरू कर रहे हैं। तो क्या चैप्टर आए थे 7वीं यूनिट के अंदर? कंपनी की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यहां पर हमने ये जाना था कि बड़े व्यापार जब हम करना चाहते हैं तो कंपनी के रूप में उसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बड़ा व्यापार करते हैं तो कुछ सीमाएं आ जाती हैं, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, जैसे कि पूंजी का अभाव होना, क्योंकि पूंजी के अभाव में तो हम बड़ा व्यापार नहीं कर सकते, या फिर कहें तो असीमित दायित्व, प्रबंधकीय क्षमता की कमी, स्थायित्व की कमी। ये कुछ मुख्य मुख्य सी बातें हैं जो लिमिटेशन आती है हमारी जब भी हम बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो इन सब को दूर करने का सबसे आसान साधन होता है कि कंपनी की स्थापना कर ली जाए। इसी पार्ट के अंदर कंपनी अधिनियम 1956 के बारे में भी हमने जान लिया था कि उसी के अंदर हम किसी भी कंपनी की स्थापना और उसको चला सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ अंशों के बारे में भी हमने जाना कि शेयर वगैरह क्या होते हैं। इसी पार्ट में हमने कंपनियों के प्रकार भी जान लिए थे। निजी कंपनियां क्या होती हैं, सार्वजनिक कंपनियां क्या होती हैं। जैसे निजी कंपनियों की बात करें तो पार्ले या सैमसंग वगैरह, या आप लोगों ने नाम सुन रखे हैं। वहीं सार्वजनिक कंपनियों की बात करूं तो जैसे कैनरा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर इन्फोसिस हो गया, ये कुछ सार्वजनिक कंपनियों के उदाहरण हैं। 11वीं कक्षा में ही हमने इसी पार्ट के अंदर कंपनी की स्थापना के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जैसे कि संस्थापक प्रलेख हो गया, पार्षद अंतर नियम हो गया, पार्षद सीमा नियम हो गया, रजिस्ट्रार का ऑफिस हो गया। ये कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन हमने पढ़ी थी और समझी थी। ऐसे ही समामेलन वगैरह, ये सारे के सारे शब्दों के अर्थ हमने खूब अच्छे से समझने का इसी पार्ट के अंदर प्रयास किया था और एक कंपनी की स्थापना कर ली थी। जब हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे तो कंपनी की मैनेजमेंट को हम समझेंगे कि कैसे उस कंपनी को मैनेज करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे संगठन खड़ा करना है, कैसे स्टाफ की भर्ती करनी है, कैसे उनका चयन करना है, कैसे कंट्रोल करना है। इस प्रकार की चीजें हम 12वीं कक्षा में जाके पढ़ेंगे। वित्तीय प्रबंधन कैसे करना है, स्थायी और कार्यशील पूंजी के बारे में हम पढ़ेंगे,
फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे के सारे एक कंपनी से जुड़े हुए जो शब्द हैं, ये सभी के सभी के बारे में हम डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे 12वीं कक्षा में। तो ये कुछ 7वीं यूनिट में था। 8वीं यूनिट में चलते हैं। 8वीं यूनिट में क्या पढ़ा था हमने? व्यवसायिक वित्त के स्रोत, मतलब फाइनेंस, पैसा, पूंजी कहां कहां से एकत्रित कर सकते हैं हम। तो कुछ उदाहरण में आप लोगों को कुछ नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आप सभी के दिमाग में रिकॉल हो जाएं वो सारी चीजें। हमने इसमें जाना था कि शेयर किसे कहते हैं, डिबेंचर्स किसे कहते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स किसे कहते हैं, लोन वगैरह किसे कहते हैं। ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रहा हूं जहां से हम व्यवसाय के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, इनके बारे में हमने काफी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। शेयर, डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये हमारा जो है पूरे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, ये हमारे +2 में अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल फॉर्म में आ जाएंगे, वहीं बिजनेस स्टडी में भी आ जाएंगे। शेयर बाजार के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। बच्चों में फिर से एक बात बता देना चाहता हूं, लास्ट ईयर समय कम होने के कारण कुछ हमारे टॉपिक्स जो हैं वो सिलेबस से हटा दिए गए थे। इस प्रकार के ट्यूटोरियल क्लास में मैं उसमें भी थोड़े थोड़े पॉइंट रिवाइज करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय का अभाव लास्ट ईयर रहा था ड्यू टू कोविड, तो कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए थे। तो ये कुछ हमने कैसे कैसे हम वित्त इकट्ठा कर सकते हैं, कहां कहां से पैसा इकट्ठा हम कर सकते हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, ये कुछ नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम आ जाते हैं यूनिट 9 में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आ गई थी यूनिट 9 में, लघु व्यापार, स्मॉल बिजनेस। इसमें हमने पढ़ा था कि लघु व्यापार क्या होता है और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं व्यापार, जैसे कि निर्माण आ गया, छोटे निर्माण, बहुत बड़े बिल्डर्स नहीं, छोटे निर्माण कार्य आ गई, सेवाएं आ गई, ग्रामीण उद्योग आ गए जो गांव में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, कुटीर उद्योग वगैरह आ गए, जो घरों में छोटे छोटे बिजनेस चलने शुरू हो जाते हैं, वो भी जो है वो स्मॉल बिजनेस के अंदर हमारे आते हैं। इसी पाठ के अंदर हमने लघु व्यापार में आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की थी, जैसे कि पूंजी की कमी होना, कुशल कर्मचारी ना मिल पाना, उचित प्रबंधन ना कर पाना। ये कुछ मुख्य रूप से हमें, जब हम लघु व्यापार करते हैं तो इन समस्याओं का हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। तो जब समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो फिर सरकार की तरफ से कुछ सहायताएं भी प्रदान की जाती हैं, जिसको कि केंद्रीय स्तर पर भी हम कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है वो भी हमारी लघु व्यापार में मदद करती है, और राज्य सरकारें भी हमारी लघु व्यापार को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए हमारी मदद करती हैं। कुछ संस्थाओं के मैं नाम लेता हूं जो इसी प्रकार के कार्य करने में, लघु व्यापार को अग्रणी बनाने में हमेशा अपना योगदान देती रहती है। जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे कुछ नाम, तो याद आ जाएंगे आपको, 11th में पढ़ा था। नाबार्ड बैंक हो गया, फिर RSBDC हो गया जिसको कि हम ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केंद्र कहते हैं, NSCI हो गया, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, RWED, ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास, और जिला उद्योग केंद्र जिसको DIC के नाम से हम जानते हैं। इसी पाठ के अंदर हमने उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा सा जाना, जिसके बारे में हम 12वीं कक्षा के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा उद्यमिता विकास के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और कैसे कार्य करता है। ये सारे की सारी डिटेल जो है वो 12वीं कक्षा में आने वाली है। तो लघु व्यापार से ही असल में हमारा एक तरह से व्यापार शुरू करने का एक ट्रेंड हो गया कि कैसे कैसे लघु से फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले हमने सारे के सारे व्यापार के कंसेप्ट समझ लिए, अब लघु, फिर आंतरिक और इंटरनेशनल, ऐसे बढ़ता चला जाता है फिर हमारा दायरा। चलिए, फिर यूनिट 10वीं आ गई हमारी, इंटरनल ट्रेड, यानी कि आंतरिक व्यापार। जब एक ही देश में क्रय विक्रय किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो हम उसको आंतरिक व्यापार से जानते हैं। इतना हम अब तक समझ चुके हैं। इसको 2 हिस्सों में जो है वो बांट देते हैं हम आंतरिक व्यापार को।
एक तो आ जाएगा हमारा थोक व्यापार और दूसरा आ जाएगा हमारा फुटकर व्यापार। दो हिस्सों में बांटकर समझ लेते हैं और दोनों के ही चैप्टर हमारी 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की बुक में रहे। थोक व्यापार क्या रहता है कि बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है। इसके अंदर ये विनिर्माता जो कि प्रोडक्शन करते हैं और जो फुटकर व्यापारी होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। क्यों? क्योंकि फुटकर व्यापारी डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्शन करने वाले से, फैक्ट्री वाले से जो है वो सामान नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? उसकी सबसे बड़ी लिमिट ये होती है क्योंकि वहां से सामान उठाने में ज्यादा मात्रा में सामान उठाना पड़ेगा, बड़ी मात्रा में सामान उठाना है तो फिर बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो थोक व्यापारी जो होते हैं वो नकद क्रय करते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एडवांस भी पेमेंट कर देते हैं, जिसको कि हम एडवांस ऑर्डर के रूप में जान सकते हैं। मार्केट को थोक व्यापारी अच्छे प्रकार से समझता है, सोच लेता है, समझ लेता है कि किस चीज की डिमांड ज्यादा होनी है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने वाले को एडवांस में ऑर्डर दे देता है कि मुझे अगले महीने इतनी चीजें एक्स्ट्रा चाहिए, ये वाली चीज एक्स्ट्रा चाहिए, ये मेरी तरफ से एडवांस में लीजिए। तो इस प्रकार से थोक व्यापारी काम करता है। इनके पास में बड़े बड़े भंडार घरे होते हैं क्योंकि ये जो है वो ज्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं। दुकान पर कम सामान रखते हैं ये अपना, और अपनी दुकान पर किसी भी प्रकार के डेकोरेशन वगैरह पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इनके पास में कस्टमर नहीं आता, इनके पास आता है फुटकर व्यापारी। प्राय एक जैसा ही सामान रखते हैं थोक व्यापारी। जैसे मान लीजिए इन्वर्टर बैटरी का काम करते हैं तो सिर्फ वही उनके पास में मिलेगा, या फिर किसी एक कंपनी का उनके पास में सामान मिल सकता है। जैसे किसी छोटे शहर में कोई किसी चीज की एजेंसी ले ले और रिटेलर्स जो हैं वो उसके साथ में डील करें, वो कस्टमर के साथ में डील नहीं करेगा, वो सिर्फ रिटेलर्स के साथ ही डील करेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोक व्यापार वाला जो होलसेल चैप्टर हमने पढ़ा था वो आपको पूरा का पूरा एक तरह से रिकॉल कर ले आपका दिमाग, जो आपकी थोड़ी बहुत बातें आप भूल गए होंगे। फिर फुटकर व्यापार की बात कर लेते हैं। रिटेल ट्रेड उपभोक्ता के सबसे निकट होता है ये। आपके आसपास में जो भी दुकान है वो फुटकर व्यापारी ही है। आपके निकट, सबसे निकट जो भी दुकान आती है, आपकी गली में किराना स्टोर हो सकता है, वो फुटकर व्यापारी है। ठीक है, तो अंतिम उपभोक्ता तक सामान पहुंचाना फुटकर व्यापारी का काम होता है। अंतिम कौन है? हम है, जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको हम अंतिम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। वहीं ये थोक व्यापारी और उपभोक्ता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी कहलाते हैं। जबकि थोक व्यापारी हमें पता था कि जो प्रोडक्शन करता है, और फुटकर के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, और वहीं फुटकर व्यापारी जो होता है अंतिम उपभोक्ता और थोक व्यापारी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। फुटकर व्यापारी आमतौर पर उधार में थोक व्यापारी से माल खरीद लेता है और कस्टमर को क्रय में कैश में बेचता है, मतलब नकद में। और जब वो नकद में बेची हुई चीज से पैसा इकट्ठा होता है वो थोक व्यापारी को देता है और नया माल फिर से उधार में खरीद लेता है। नॉर्मली ऐसा ही चलता है। तो थोक व्यापारी एक तरह से क्या काम कर रहा है? नकद में तो माल खरीदता है और उधार में माल बेचता है। ठीक है, तो इस प्रकार का हमने पूरा का पूरा एक कंसेप्ट जो है वो 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में हमने पढ़ा था। अगली यूनिट पे चलते हैं। यूनिट नंबर 11 में हम जान लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। जब अपने ही देश में क्रय विक्रय होता है तो हम उसे राष्ट्रीय व्यापार या फिर घरेलू व्यापार या फिर आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा था। लेकिन जब देश के बाहर व्यापार करना होता है या देश की जो बाउंड्री होती है उसके बाहर हम जाकर क्रय विक्रय करने लग जाते हैं तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों ने यूनिट 1 के इंटरनेशनल ट्रेड नामक चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिर्फ अपने माइंड को रिकॉल कर रहे हैं, जो चीजें हम सीख चुके हैं उसके साथ में मैं एक बारी आप सब बच्चों को जोड़ रहा हूं, क्योंकि इसी वीडियो के तीसरे पार्ट में मैं आपको +2 12वीं कक्षा के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं उसका ब्रीफ देने वाला हूं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या हो जाते हैं ये भी हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे कि विदेशी मुद्रा इकट्ठी हो जाती है हमारे पास में, विकास के डेवलपमेंट की जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा खुल जाते हैं और सबसे बड़ी बात जीवन स्तर
ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी हमने डिटेल में चीजें जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाले पार्ट के अंदर पढ़ी थी। +2 क्लास में जब हम जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में हमारी जो है सहायता करेंगे। जैसे कि मार्केटिंग वाला चैप्टर हो गया। मार्केटिंग में हम सीखेंगे कि अपने प्रोडक्ट को लास्ट कस्टमर तक कितनी आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। हम 12वीं कक्षा के अंदर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी हम पढ़ने वाले हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, तो हम जो है वो मदद दे सकते हैं, न्यायिक रूप से मदद दे सकते हैं। फिर साथ ही साथ नया व्यापार किस प्रकार से शुरू करना होता है, वो सारी की सारी चीजें हम +2 कक्षा में सीखेंगे। यहाँ 11वीं कक्षा में हम सिर्फ जान लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और वो कैसे काम करता है, क्या क्या लाभ हानियां वगैरह सीमाएं वगैरह होती हैं, इनके ऊपर चर्चा कर ली थी हमने। उसके बाद हमने 12वीं यूनिट में पहुंच गए थे हम, और 12वीं यूनिट में आया था आयात व्यापार और निर्यात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। बच्चों हो सकता है कुछ चैप्टर आप लोगों ने लास्ट ईयर ना पढ़े हो, क्योंकि ड्यू टू कोविड हमारा सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आप लोगों को इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आयात और निर्यात व्यापार के बारे में इतना समझ लीजिए कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना कि घरेलू व्यापार में आयात निर्यात करना होता है। घरेलू व्यापार आप लोगों को मैंने बता दिया, जो अपने ही देश में क्रय विक्रय किया जाता है, हम उसको घरेलू व्यापार के नाम से जानते हैं, या फिर राष्ट्रीय व्यापार कह लीजिए, या फिर आंतरिक व्यापार कह लीजिए, इंटरनल ट्रेड। ये हमारा एक तरह से एक्सटर्नल ट्रेड के रूप में हो गया। इनमें कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ नियम कायदे कानून को ज्यादा फॉलो करना होता है, जैसे कि लाइसेंस प्राप्त करना आयात और निर्यात दोनों का। जैसे हम जिस भी ट्रांसपोर्ट से हम सामान भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं, तो उनका निरीक्षण करना होता है। पहले हमें उत्पाद शुल्क वगैरह हमें देना होता है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो भी टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, वो सभी हमें पे करने होते हैं। साख पत्र जो है, क्रेडिट नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हमारा हो जाता है। फिर सबसे जरूरी हो जाता है कि हमें अपने प्रोडक्ट का बीमा जरूर करवाना होता है वहां पर, जबकि घरेलू व्यापार में इस तरह की चीजों का हमें कम सामना करना पड़ता है। फिर इसी पार्ट के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक आया था, विदेशी व्यापार प्रोत्साहन संस्थाएं और समझौते। तो विदेशी व्यापार प्रोत्साहन का मतलब ये हुआ कि इस व्यापार को किस तरह से और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी इस तरह के व्यापार की ओर बढ़े, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे देश की जो है वो सबसे बड़ा लाभ इसमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और जीवन स्तर में भी सुधार होने लग जाता है। कुछ संस्थाओं की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, सिर्फ रिकॉल करेंगे। जैसे कि हमारा वाणिज्य विभाग हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट, निर्यात प्रोन्नति परिषद हो गया जिसको ईपीसी के नाम से हम जानते हैं, निर्यात निरीक्षण परिषद हो गया जिसको ईआईसी के नाम से हम जानते हैं, और सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है वो है भारतीय विदेशी व्यापार संगठन। तो कुछ संस्थाओं के नाम मैंने रिकॉल कर दिए हैं आप लोगों को। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह के काम में हमारी मदद करती हैं। फिर इसी में हम और सारी चीजें अगर हम जोड़ना चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया जिसको कि IMF के नाम से जानते हैं, जो कि भुगतान प्रणाली को ज्यादा आसान बनाने का काम करता है। फिर साथ ही साथ हम कैसे भूल सकते हैं WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो बच्चों, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इन दोनों पार्ट में हमने 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन की यूनिट 1 से लेकर यूनिट 12 में आने वाले सभी पाठों को एक तरह से रिकॉल करने का प्रयास किया है, एक तरह से उनको फिर से ध्यान करने का एक प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। इसी सीरीज कक्षा 11 से 12वीं तक का जो सफर है, इसमें तीसरा पार्ट जो है वो
12वीं के ऊपर फोकस रहेगा कि 12वीं में कौन कौन से चैप्टर यूनिट्स आने वाले हैं, और उनका एक ब्रीफ सा आपको देने का प्रयास रहेगा कि इन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इन चैप्टर से जुड़ी हुई क्या चीजें हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन के अंदर हम पढ़कर आ गए। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।